नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्क और मैं हूं शंकर अनिमेश। बात बिहार की। बिहार में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही एनडीए में एक तरह से घमासान छिड़ गया है। ताज़ा विवाद है आरके सिंह, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पावर मिनिस्टर थे, हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट अपने ज़माने में रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एलिगेशन लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ और जेडीयू नेताओं के खिलाफ, जिसमें कि दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया गया कि किस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़े करके एक कॉलेज हड़प लिया, मेडिकल कॉलेज की बात है। दूसरा कि उन्होंने संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाए कि किस तरह से वो एक पेट्रोल पंप के लिए उन्होंने एक ब्रिज की अलाइनमेंट होने नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर एक मर्डर करने के लिए और साथ ही अपने एजुकेशनल डिग्री में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं तो अगल बगल का जितना मंत्री अफसर है वो लूट रहा है। तो हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है अपना सफाई दें, लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। इन सारे आरोपों के बाद आरके सिंह, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में लोकसभा का चुनाव हार गए थे और उनके दिल में एक खटास रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बैटिंग लाइन है, यानी कि बीजेपी की जो बिहार में लीडरशिप है, उनका पूरा सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपसी कलह के कारण वो चुनाव हारे। उन्होंने ये दावा किया है और कहा है कि ये सारे नेता जो बीजेपी के नेता हैं, जिनके ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, उन्हें क्लीन होकर सामने आना चाहिए। अगर उनके आरोपों में सच्चाई नहीं है, यानी कि प्रशांत किशोर के आरोपों में सच्चाई नहीं है, तो वो डिफेमेशन का केस प्रशांत किशोर के ऊपर ठोके। और अगर उन आरोपों में सच्चाई है तो ये सारे लोग अपने पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की जो इमेज है वो प्रभावित हो रही है। अब सवाल पार्टी की इमेज का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आरके सिंह इस चुनावी मौसम में किस तरह से वो बीजेपी के जो ताकतवर नेता हैं, जो बीजेपी को बिहार में चला रहे हैं, उनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर वो निशाना साध रहे हैं, ताकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसके बहाने उन नेताओं को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि लोकसभा का वो बदला ले रहे हैं या फिर विधानसभा चुनाव में वो टिकट के दावेदार हैं। इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है और इन दोनों सवालों के जरिए ही वो बीजेपी की जो लीडरशिप है बिहार में, उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की एक और कड़ी है। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी के ही एक कैंडिडेट को हराया था और पूरी जो एक राजपूत लॉबी है वो कहीं ना कहीं हराने के लिए, जो जाट प्रत्याशी थे उनको हराने के लिए लामबंद हो गई थी। तो आरके सिंह भी उसी राजपूत लॉबी के एक नुमाइंदे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि तैयारी के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके समानांतर एक और जो घटना हुई है वो जेडीयू में, जो अशोक चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर ने एलिगेशन लगाया। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 सालों में 200 करोड़ की ज़मीन हथियाई है, यानी कि उन्होंने अपने पीए के माध्यम से पहले ज़मीन खरीदी, उसके बाद उसका पेमेंट नहीं हुआ, वो बेटी के नाम ट्रांसफ़र हो गया और जब उनकी सगाई हुई और शादी के बीच में 38 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई और उसका पेमेंट जब नोटिस आया उसके बाद उसका पेमेंट किया गया। ये सारे रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में हैं और अशोक चौधरी ने, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में 200 करोड़ की ज़मीन हथिया ली है। उनका कहना है कि ये आंकड़ा तो बहुत छोटा है, इससे ज़्यादा की ज़मीन उन्होंने हथियाई है। देखिए, ये जदयू एज ए दल का कैरेक्टर दिखाता है कि कम से कम अभी उनकी जो चेतना है वो मरी नहीं है। नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और हम लोग उस दल में रहे हैं। नीतीश को मैं जानता हूं। नीतीश कुमार को अगर इस तरह का आरोप लगा होता, नीतीश कुमार अपने प्राइम में होते तो अब तक उस मिनिस्टर को सैक कर दिया होता। लेकिन दल का डीएनए जो है, कम से कम उसमें इतना उनके आंख में लाज शर्म बचा हुआ है। कल नीरज जी ने जो कहा है कि भाई जिन पर आरोप लगा है ये नीतीश कुमार का दल है, इसमें आरोप लगता है तो लोगों को आकर जवाब देना पड़ता है। तो मैं उस बात का स्वागत करता हूं कि उस दल के मुख्य प्रवक्ता ने दल के नेतृत्व के सहमति से ही कहा होगा
कि अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्जाम आप पर लगा है, सीधी बात है, आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्जाम नहीं है, इल्जाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पर दिया है कि 23 कट्ठे जमीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपए है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया, इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफर कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये जमीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने जमीन ट्रांसफर करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की जमीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 बरस के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। ये एक केस मैंने दिया है। उसके साथ मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है, उससे तो बहुत ज़्यादा इनके पास होगा, तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया हमने साझा किया है, अशोक चौधरी जी को प्रेस करके बता देना चाहिए कि भाई ये हमने इस तरह से खरीदा। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। लेकिन उस एलिगेशन के बाद, यानी कि प्रशांत किशोर के आरोप के बाद, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अटैक किया और उन्होंने कहा कि जो एनडीए सरकार रही है और खास करके नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। और एक तरह से वो ये दिखाने की या जताने की कोशिश कर रहे थे या फिर याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यही नीतीश कुमार ने 2017 में जब तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तेजस्वी यादव को उन्होंने कमरे में बुलाया था, और उसके बाद जब सरकार टूटी, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध विच्छेद हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और छापे को एक बड़ा आधार बनाया था। वैसी स्थिति में वो नीतीश कुमार जो मिस्टर क्लीन कहे जाते हैं, जो भ्रष्टाचार के ऊपर जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, वो अशोक चौधरी के मुद्दे पर मौन कैसे रह सकते हैं। उनकी बातों का निचोड़ यही है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है कि जिस तरह से मोकामा विधानसभा चुनाव में नीरज कुमार खुद खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अशोक चौधरी और लल्लन सिंह ने मिलकर छोटे सरकार को आगे कर दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर की जो घमासान है वो सामने आ गई है। और जब नीरज कुमार को मौका मिला तो उन्होंने उस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अशोक चौधरी को घेरने में तनिक भी देर नहीं की। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर के आरोपों से न केवल बीजेपी के नेता घिर रहे हैं, जिसमें कि दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, इसके अलावा मंगल पांडे, इसके अलावा जो सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर पीके ने हमला किया है, वो न केवल एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों से गिर रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी के अंदर से ये आवाज़ें बुलंद हो रही है। और आरके सिंह ने जो मुद्दा उठाया है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले एक दबाव बनाने की कोशिश है। और वो नेता, जिन नेताओं को लगता है कि ये जो 4-5 नेताओं की चौकड़ी है, उन्होंने पुराने नेताओं को कॉर्नर कर दिया है। जैसे आरके सिंह को चुनाव में एक तरह से वो हार गए, उन्हें ये लगता है कि वो हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया। किस तरह से पवन सिंह जो स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, वो जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसका बैकलैश हुआ उनकी कंस्टिट्यूंसी में, और एक तरह से बीजेपी ने उस क्राइसिस को अच्छे ढंग से हैंडल नहीं किया, जिसके कारण वो चुनाव हारे हैं। तो इसलिए
कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर का जो विद्रोह है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक बड़े शक्ल की तरह, एक बड़े बवंडर की तरह बिहार में उठ रहा है और बीजेपी हाईकमान को जल्द से जल्द उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा या फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजें और शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।